इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज होगा शिवराज मंत्रिमंडल का गठन। 5 मंत्री राजभवन में लेंगे शपथ। नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, मीना सिंह लेंगे शपथ। सिंधिया गुट से 2 मंत्री भी लेंगे शपथ। आपको बता दें कि तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत आज शपथ लेंगे। तो आपको बता दें कि आज शिवराज मंत्रिमंडल का गठन होगा, जिसमें 5 मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसमें 3 बीजेपी के नेता है, तो वहीं 2 सिंधिया गुट के विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि कई दिनों से ये अटकलें चल रही थी कि जल्द ही शिवराज मिनी कैबिनेट का गठन हो सकता है। आपको बता दें कि लगातार ये टलता जा रहा था और कोरोना की इस महामारी के बीच विपक्ष लगातार कई सारे सवाल खड़े कर रहा था कि ना तो गृह मंत्री है और ना ही स्वास्थ्य मंत्री है, जिसको लेकर लगातार अटकलें चल रही थी। जिसके बाद अब 5 नाम जो सामने आए हैं वो आपको बता दें, तुलसी सिलावट, मीना सिंह, गोविंद सिंह, कमल पटेल और नरोत्तम मिश्रा। आपको बता दें कि 5 ऐसे नाम हैं जो राजभवन में आज शपथ लेंगे। और लगातार बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि अपने विधायकों के साथ साथ वो सिंधिया समर्थक जो विधायक हैं उनको भी खुश करने में कामयाब रहे, जिसके चलते 3 जो विधायक हैं वो बीजेपी के हैं, तो वहीं 2 विधायक सिंधिया समर्थन गुट के इसमें शामिल किया गया है। तो मिश्रा की बात की जाए तो एक कद्दावर नेता है और 6 बार दतिया से विधायक रह चुके हैं। शिवराज की पिछली सरकार में भी मंत्री रहे हैं। 2003 में कई विभागों के राज्य मंत्री रहे। 2008 और 13 में भी ये मंत्री रह चुके हैं। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के एक दिग्गज नेता माने जाते हैं। दतिया से 6 बार विधायक रह चुके हैं और शिवराज सरकार में पहले भी मंत्री रह चुके हैं, तो मंत्री पद का एक अच्छा एक्सपीरियंस कह सकते हैं। तो वहीं तुलसी सिलावट भी एक दिग्गज नेता है। मालवा का एक कद्दावर नेता माना जाता है इन्हें। सांवेर विधानसभा से 4 बार विधायक भी रह चुके हैं। सिंधिया गुट के प्रमुख नेता इन्हें माना जाता है। आपको बता दें कि तुलसी सिलावट कमलनाथ सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। अनुसूचित वर्ग का प्रतिनिधित्व किया है इन्होंने। तो तुलसी सिलावट इससे पहले भी कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके हैं और एक बार फिर से मंत्री पद ग्रहण करेंगे। तुलसी सिलावट एक दिग्गज नेता थे, तो वहीं गोविंद सिंह सिंधिया गुट के एक प्रमुख नेता माने जाते हैं। आपको बता दें कि गोविंद सिंह भी आज शपथ लेंगे और कमलनाथ सरकार में ये सीनियर मंत्री रहे हैं और सामान्य वर्ग का एक प्रमुख चेहरा इन्हें कह सकते हैं। और मंत्रिमंडल में ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व कमल पटेल करेंगे। 2005 में बाबूलाल गौर मंत्रिमंडल में भी रह चुके हैं। 2009 में शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं और 2005 में बाबूलाल गौर मंत्रिमंडल में भी शामिल रहे हैं। तो जितने भी नाम सामने आए हैं, कह सकते हैं कि काफी सारे दिग्गज और सीनियर नेताओं को इसमें जोड़ा गया है और एक मिनी कैबिनेट का गठन आज होगा और राजभवन में ये 5 मंत्री शपथ लेंगे। और अब हमारे साथ में चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। त्रिपाठी जी, कई दिनों से अटकलें जारी थी
और आज उन अटकलों पर मोहर लग गई है। 5 जो नाम सामने आए हैं जो आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, उनको लेकर साफ तौर पर ऐसा कहा जा सकता है कि बीजेपी के कई सारे ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनको इग्नोर किया गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो विधायक थे उनको इसमें जोड़कर मिनी कैबिनेट का गठन किया जा रहा है। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही त्रिपाठी जी? दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जब तक आपको बता दें कि जितने भी नाम इसमें सामने आए हैं, चाहे वो तुलसी सिलावट हो, नरोत्तम मिश्रा हो या फिर गोविंद सिंह हो, काफी दिग्गज नेता हैं जिनको इसमें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है और मिनी कैबिनेट का आज गठन किया जा रहा है। आपको बता दें कि काफी दिनों से ये अटकलें चल रही थी कि आज हो सकता है, कल हो सकता है मंत्रिमंडल का गठन। बावजूद इसके स्थिति साफ होती नजर नहीं आ रही थी और आज वो दिन आ गया है जब शिवराज मंत्रिमंडल का गठन होगा और 5 नाम जो कि आपको बताए वो 5 नाम आज शपथ लेंगे और आलाकमान की तरफ से भी लगातार मीटिंगें की जा रही थी। और एक बार फिर से हमारे साथ में चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। त्रिपाठी जी, लगातार कई दिनों से ये अटकलें चल रही थी और आखिरकार वो दिन आ गया। स्वराज एक्सप्रेस की खबर पर मोहर लग गई है और आज मिनी कैबिनेट का गठन होगा, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से अमन, कई दिनों से ये बात चल रही थी कि मंत्रिमंडल का गठन होगा, जल्दी होगा, लेकिन कोरोना के चलते गठन नहीं हो पाया और जब आज 20 तारीख के बाद थोड़ा सा कुछ ढील दी गई है तो आज 5 मंत्रियों की शपथ होनी है। जी त्रिपाठी जी, ये जो 5 नाम निकलकर सामने आए हैं, त्रिपाठी जी से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि आला कमान की तरफ से भी कई दिनों से बैठकें की जा रही थी और जो नाम सामने आए हैं उनको देखकर कहा जा सकता है कि आला कमान की तरफ से भी काफी फूक कर कदम रखा जा रहा है ताकि ना तो बीजेपी के नेता नाखुश हो और साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक के जो विधायक है उनको भी खुश रखने की पूरी इसमें कोशिश की जा रही है। और आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी कई सारे ऐसे विधायक हैं जिनकी लगातार ये भी खबर सामने आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं कि सभी जो विधायक है उनको मंत्री पद मिले और बीजेपी के भी कई सारे ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनको बीजेपी दरकिनार नहीं कर सकती। इसके चलते ऐसा भी कहा जा रहा है कि एक बीच का रास्ता निकाला जा रहा है मिनी कैबिनेट का गठन करके, क्योंकि सभी विधायकों को मंत्री पद देना ये संभव नहीं है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज राजभवन में मंत्री पद के विधायक शपथ लेंगे और साथ ही आज मंत्रिमंडल का गठन होगा। आपको बता दें कि 5 नाम जो निकलकर सामने आए हैं, आपको बता दें कि इससे पहले जो नाम सामने आए थे उसमें बीजेपी के दिग्गज नेता गोपाल भार्गव का भी नाम शामिल था, जिसके बाद अब जो नाम सामने आया है उसमें गोपाल भार्गव के नाम को हटा दिया गया है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी में कई सारे ऐसे दिग्गज नेता हैं, चाहे वो रामपाल सिंह हो, विश्वास सारंग हो या फिर गोपाल भार्गव हो, इन सभी दिग्गज नेताओं को दरकिनार करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायकों को इसमें जोड़ लिया है
और एक बार फिर से हमारे साथ में चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। त्रिपाठी जी, अगर नाम उठाकर देखे जाए तुलसी सिलावट हो, मीना सिंह हो, गोविंद सिंह, कमल पटेल, इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने अपने खुद के कई सारे ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनको दरकिनार कर दिया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक के विधायक है उनको जगह दे दी है। देखिए अमन, ऐसा नहीं है कि उन्होंने दरकिनार कर दिया है। जो जगह दी है पहले, इसके पहले जैसे कि आपको 2 दिन पहले जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, उस समय जो नाम आए थे तो 5 चेहरे 6 कुल लिए जाने थे। एक सिंधिया समर्थक से नाम चल रहा था, गोविंद राजपूत और तुलसी सिलावट में किसी एक के, बाकी 5 मंत्री जो बीजेपी के कोर बीजेपी के हैं उनको लिए जा रहे थे। लेकिन बाद में जब आपको ध्यान हो कि खुद सिंधिया जी की अमित शाह से मुलाकात हुई है, अमित शाह के बाद उनकी जेपी नड्डा से बात हुई है कि मंत्रिमंडल का विस्तार टल गया। और फिर अब जाके जब 20 तारीख के बाद, जैसा कहा जा रहा था, थोड़ा सा कर्फ्यू में, जो जनता कर्फ्यू है, जो लॉकडाउन है, उसमें ढील दी जाएगी। तो ढील देने के बाद अभी चूंकि मंत्रिमंडल 5 का मंत्रियों को बनाए जाने की सहमति हुई है। आप अगर इन सारे नामों को देखें तो एक नाम ब्राह्मण से है, नरोत्तम मिश्रा, एससी कोटे से तुलसी सिलावट है, छत्री कोटे से, ठाकुर कोटे से गोविंद राजपूत है, एसटी कोटे से मीना सिंह है और कमल पटेल पिछड़े वर्ग से है। और साथ ही जो क्षेत्रीय संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है, इसमें अगर महाकौशल से जरूर थोड़ा सा, जैसा कि वैश्य कोटे से अजय बिश्नोई का नाम लिया जा रहा था लेकिन नहीं हो पाया। एक तरफ चंबल, ग्वालियर चंबल संभाग से नरोत्तम मिश्रा को ले लिया गया है, तो मालवा और निवाड़ तरफ से तुलसी सिलावट आ गए हैं। बुंदेलखंड से गोविंद राजपूत है, मीना सिंह बिंद से है और कमल पटेल को कह सकते हैं आपके मध्य क्षेत्र से है। वो महाकौशल और मध्य क्षेत्र इससे सटे हुए हरदा से चूंकि वो विधायक है, इसलिए उनका नाम है। इसमें यहाँ इस बात को भी देखा गया है, इसके पहले अगर देखा जाए तो इस समय कोरोना को लेकर के जो स्थिति है, तो इसमें नरोत्तम मिश्रा भी हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, तुलसी सिलावट हेल्थ मिनिस्टर थे ही अभी कमलनाथ सरकार में, और चिकित्सा शिक्षा मंत्री कमल पटेल भी रह चुके हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है अमन कि चूंकि गोपाल भार्गव नेता प्रतिपक्ष थे, उनका नाम नहीं आया इस कोटे में। भूपेंद्र सिंह कल यहाँ थे, सुबह भोपाल आए हुए थे, भोपाल में उनकी शायद शिवराज जी से मुलाकात भी हुई है, बात भी हुई है, उसके बाद शाम को वो सागर लौट गए हैं। ये 2 नाम चौंकाने वाले हैं जो कट गए। जहां 5 मंत्री शपथ लेते वहां 7 भी हो सकते थे। लेकिन मुझे जो लगता है कि जो गणित आया है उसके अनुसार ये हो जाता कि ब्राह्मण कोटे से गोपाल भार्गव और नरोत्तम मिश्रा हो गए तो जाति समीकरण थोड़ा सा संतुलन बिगड़ता। साथ ही बुंदेलखंड से, सागर से ही 3 नाम जो कद्दावर हैं, भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव और गोविंद राजपूत, इन 3 सागर से ही हो जाते तो क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ने की बात आती। ऐसी स्थिति में सिंधिया जी की जो मुलाकात अमित शाह जी से और जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई है, उसके कारण गोविंद राजपूत को ज्यादा तवज्जो दी गई है। इन लोगों से निश्चित ये मंत्रिमंडल में तो शरीक होंगे, लेकिन 3 मई के बाद जब लॉकडाउन की क्या स्थिति बनती है, लॉकडाउन खुलता है, उसके बाद 3 मई के बाद इन लोगों को मंत्रिमंडल में शरीक किया जा सकता है। कमल पटेल एक ऐसे नाम है जिनके बारे में अभी फिलहाल नहीं माना जा रहा था कि कमल पटेल अभी मंत्रिमंडल में शरीक होंगे। कमल पटेल हालांकि 1993 से वो विधायक हैं, लगातार विधायक रहे हैं। 2003 में उमा भारती जब मुख्यमंत्री बनी थी, उसके बाद से उनको मंत्रिमंडल में शरीक किया गया था। उनके पास राजस्व और चिकित्सा शिक्षा जैसे विभाग थे, लेकिन 2000 इस बीच में कुछ पारिवारिक कारणों के कारण वो विवाद में आए और 2008 में जब वो फिर से चुनाव जीते तो उनको मंत्रिमंडल में शरीक नहीं किया गया। 2013 में इत्तेफाकन वो दुर्भाग्यवश वो दोगने जो कांग्रेस प्रत्याशी थे, हरदा से उनका चुनाव हार गए थे, वहां पे गुर्जर और जाट समीकरण के बीच में, जाट समुदाय के बीच में समीकरण बना और गुर्जर इकट्ठे हो गए और इसके कारण कमल पटेल हार गए। लेकिन 2018 में वो फिर से चुनाव जीते और उनको मंत्री पद से फिर नवाजा जा रहा है। जाट नेता है, पिछड़ा वर्ग से आते हैं वो। जो जाट एक लाबी है दिल्ली में भी, उसके काफी निकट माने जाते हैं। दूसरी तरफ तुलसी सिलावट भी काफी सीनियर है। 1985 में जब वो विधायक पहली बार बने थे तो बोरा मंत्रिमंडल में उनको संसदीय सचिव बनाया गया था। नरोत्तम मिश्रा और गोपाल भार्गव, मैं आपको बता दूं, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा एक साथ चुनाव लड़े थे 1990 में। नरोत्तम मिश्रा डबरा से चुनाव लड़े थे, शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़े थे और दोनों ही 7 विधायक बने थे। तो यहाँ सीनियरिटी और जूनियरिटी का मामला कहीं नहीं है।
सीधे सीधे यहाँ क्षेत्रीय संतुलन बनाया गया है और क्षेत्रीय संतुलन के साथ जातीय समीकरण बनाया गया है, क्योंकि कोरोना की जो स्थिति है वो बहुत भयावह स्थिति होती जा रही है। आपको मैं बता दूं कि जो देश भर में जो अति संक्रमित, जिनको बहुत ही उसमें लिया, सेंसिटिव सिटी में लिया गया है, उसमें इंदौर को भी जोड़ा गया है। जो केंद्र सरकार ने 5 अलग अलग टीमें बनाई हैं, तो उसमें मध्य प्रदेश की एक टीम इंदौर आई है। इंदौर हुआ, जयपुर हुआ, मुंबई हुए, इनके बहुत स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। कल 78 जो नए संक्रमित मरीज मध्य प्रदेश में मिले हैं, उसमें से 18 इंदौर से संक्रमित मिले हैं और उससे भी स्थिति और खराब, 27 संक्रमित भोपाल से मिल गए। तो इन सब चीजों को देखते हुए निश्चित तौर पे विपक्ष को कोई किसी तरह से मौका न दिया जाए। बहुत ही सीमित रूप से 12 बजे के पश्चात वहां राजभवन में शपथ होनी है और सामान्य तौर पे शपथ होगी और ये लोग अपना अपना कामकाज संभाल करके सबसे पहले कोरोना से किस तरह से जीता जाए, उससे किस तरह से लड़ा जाए, इस पे चर्चा होगी। उसके बाद ही अन्य बातों पे चर्चा होगी। अमन जी, त्रिपाठी जी, जैसा कि आपने बताया कि काफी सोच समझकर ये फैसला लिया गया है, लेकिन बीजेपी के लिए काफी बड़ी चुनौती मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि कहीं सिंधिया गुट के जो विधायक है उनको खुश करते करते वो अपने ही विधायकों को नाराज ना कर ले, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया गोपाल भार्गव का, काफी दिग्गज नेता माने जाते हैं। ये भी कहा जा रहा था कि जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें नाम आना निश्चित है, पर वो नाम नहीं है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है अमन। गोपाल भार्गव को अगर देखा जाए तो बाबूलाल गौर अपराजेय माने जाते रहे हैं और उसमें अपराजेय गोपाल भार्गव भी है। आपको बता दूं 1985 जब कांग्रेस की लहर थी तब वो भारतीय जनता पार्टी से रैली से चुनाव जीते थे और उसके बाद से 1985 से अभी तक लगातार वो चुनाव जीतते आ रहे हैं और उनके जो चुनाव जीतने का मार्जिन भी बहुत ज्यादा रहता है। एक बार तो 60 से 70 हजार मतों से वो 2013 में चुनाव जीते थे, तो वो अपराजेय रहे हैं। साथ में उनको नेता प्रतिपक्ष, जब नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में कई लोग थे कि किसको नेता प्रतिपक्ष बना जाए, खुद शिवराज जी का नाम नेता प्रतिपक्ष के लिए लिया जा रहा था, तब हाईकमान ने गोपाल भार्गव को नेता प्रतिपक्ष बनाया। 15 महीने वो नेता प्रतिपक्ष रहे, फिर ये सरकार गिर गई, कमलनाथ सरकार गिरी, तो उनका नाम मुख्यमंत्री के दौर में भी था। कहीं गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, शिवराज जी, नरेंद्र सिंह तोमर, इन 4 लोगों का नाम मुख्यमंत्री पद के दौर में था। बाद में शिवराज जी के अनुभव, शिवराज जी की कार्यशैली और शिवराज जी के जो जनता के बीच में पैठ है उसको देखते हुए उनको मुख्यमंत्री पद से फिर से नवाजा गया। तो ऐसे में गोपाल भार्गव का नाम छूटना, लेकिन चूंकि ब्राह्मण कोटे से एक ही नाम फिलहाल अभी लेना था, क्षेत्रीय संतुलन बनाना था, तो क्योंकि वहां सिंधिया कोटे से गोविंद राजपूत जी का नाम आ गया, इसलिए क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ता कहीं न कहीं। गोविंद सिंह खुद अति पसंद शिवराज जी के अति पसंद मंत्रियों में माने जाते हैं, लेकिन उनका भी नाम नहीं आया। परिवहन और गृह मंत्रालय जैसा विभाग उनके पास तो 2013 से 18 तक था। तो ये सब क्षेत्रीय संतुलन और जातीय संतुलन के चलते वो छूट गए। मैं आपको बता दूं, नरोत्तम मिश्रा का नाम इसलिए सबसे ऊपर आ रहा है क्योंकि जब से कमलनाथ सरकार का गठन हुआ है उसके बाद से ही नरोत्तम मिश्रा जी सिर्फ इस बात पे ध्यान दे रहे थे कि चूंकि अल्पमत की सरकार है, बहुमत की सरकार नहीं थी, समर्थन पे सरकार चल रही थी, 114 विधायक थे, 7 निर्दलीय और अन्य दलों के लोग मिला करके थे, तो 121 विधायक होते। ऐसी स्थिति में जितने भी इनके नाराज विधायक थे कांग्रेस के, वो उन सबसे लगातार पहले दिन से ही नरोत्तम मिश्रा जी संघर्ष उनके संपर्क में थे और उनके संपर्क के बाद ही ये जो परिणाम सामने है आपके, वो उसमें कहीं न कहीं नरोत्तम मिश्रा जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। चाहे एदल सिंह कंसाना हो, बिसाहू लाल सिंह हो, ये सब नरोत्तम मिश्रा जी के संपर्क में थे। दूसरी तरफ सिंधिया गुट से, जिससे माना जा रहा है कि 6 मंत्री जो उनके मंत्री रहते हुए इस्तीफा दे दिए, उसमें प्रभुराम चौधरी, उसमें महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युमन सिंह तोमर, इमरती देवी, इनका नाम नहीं आ पाया है। चूंकि ये मंत्री, इनका कहा जा सकता है कि इन्होंने मंत्री पद का त्याग दिया, उसके बाद इनको मंत्री पद नहीं मिला, लेकिन 3 मई के बाद इन सबको लिया जाएगा। इनके अलावा जो मंत्री न बनाए जाने से असंतुष्ट थे, वो सिंधिया गुट से नहीं जुड़े थे, उसमें एक बिसाहू लाल थे, एदल सिंह कंसाना थे और हरदीप सिंह डंग थे। हरदीप सिंह मीनाक्षी नटराजन के निकटस्थ माने जाते थे, लेकिन चूंकि एकमात्र सरदार एमएलए था, दूसरी बार चुनाव जीता था, उनको मंत्री नहीं बनाया गया, इसलिए नाराज होकर के वो बंगलौर पहुंच गए। इसी तरह बिसाहू लाल भी अपना पहले बंगलौर में थे, फिर लौट के आए, कमलनाथ जी से मुलाकात की,
फिर उसके बाद बोले कि हम कमलनाथ जी के साथ हैं, लेकिन फिर जाके शिवराज जी के घर बंगले पहुंच जाते हैं और उनके हाथ में इस्तीफा देके फिर बंगलौर चले जाते हैं। तो ये सिर्फ इनको मंत्री न बनाए जाने के कारण छटपटाहट। बहुत वरिष्ठ है बिसाहू लाल, 1993 से 1998 के बीच में दिव्य सिंह मंत्रिमंडल में वो वरिष्ठ मंत्री रहे हैं। पीडब्ल्यूडी जैसा विभाग उनके पास रहा है, तो उनको भी नहीं बनाया। एदल सिंह कंसाना सिंधिया जी के खेमे से नहीं आते थे, दिव्य सिंह के निकटस्थ विधायकों में गिने जाते थे, लेकिन वो भी बहुत सीनियर थे। तो ये 3 लोग भी आगे चल के एडजस्ट किए जा सकते हैं। जी त्रिपाठी जी, हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी नमस्कार जी, शिवराज मंत्रिमंडल का आज गठन होने वाला है, जिसमें 5 नाम निकलकर सामने आए हैं। आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। नहीं, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पहले दिन होना चाहिए था जिस दिन मुख्यमंत्री की शपथ हुई थी। जी। तो मध्य प्रदेश में इतनी ना तो मौतें होती, ना इस तरीके से कोरोना का विस्तार होता और व्यवस्थित काम मध्य प्रदेश में होता। आज इतनी बड़ी चढ़ने के बाद ये काम हो रहा है, देर से हो रहा है। और दूसरी बात जो है, इस मंत्रिमंडल का जो स्वरूप सामने आया, मुझे नहीं मालूम कि यही मंत्री शपथ लेंगे या नहीं लेंगे। तो ये जो है पूर्णतः एक्चुअली मंत्रिमंडल के गठन से ज्यादा जो है एक लोकतांत्रिक सरकार की जो है और अपनी पार्टी खुद की पार्टी जो है माँ होती है, उस माँ की हत्या करने वाले लोगों को पुरस्कृत करने का एक वो हो रहा है। आप देखेंगे गोपाल भार्गव जिस पार्टी के विपक्ष के नेता थे, 107 लोगों के विपक्ष के नेता थे, उनका जो है बलिदान हो गया है एक ऐसे व्यक्ति के कारण जिसने जो है अपनी पार्टी के साथ धोखा किया, दगा किया है। और ये जो है केवल जिन लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका थी एक चुनी हुई सरकार को समाप्त करने में, लोकतंत्र की लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसकी हत्या करने में, वही सारे लोग जो है पुरस्कृत हो रहे हैं और इससे वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये जो है ये कोई सरकार केवल जो है जो सौदे हुए थे उनके चुकारे के लिए बनाई जा रही है कैबिनेट। ये इसलिए नहीं बनाई जा रही कि प्रदेश में जो है व्यवस्था बनानी है या प्रदेश को एक जो है इस त्रासदी के दौर में एक व्यवस्था देनी है। जो सौदे हुए थे अब उनका चुकारा करना है, इसलिए सरकार ने वो नाम चुने हैं जिनका उन्हें जान उतारना है। जी भूपेंद्र जी, हमारे साथ में चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। त्रिपाठी भूपेंद्र जी भूपेंद्र जी, जैसा कि आपने कहा, इसमें चूंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति है, कोरोना से निपटने की स्थिति है, ऐसे में आपको नहीं लगता है कि जातीय और क्षेत्रीय संतुलन हर क्षेत्र से एक प्रतिनिधि को लिया गया है और 5 क्षेत्रों से 5 प्रतिनिधि लेकर के अभी कोरोना की लड़ाई के लिए एक तरह से रूपरेखा बनाई गई है। आप खुद देख लें, एक एससी कोटे से, एक एसटी कोटे से, एक ब्राह्मण से, एक ठाकुर से और एक पिछड़ा वर्ग से है और अलग अलग क्षेत्र से है, बिंद से, बुंदेलखंड से, महाकौशल से, मालवा से। तो ऐसी स्थिति में वो संतुलित मंत्रिमंडल नहीं कह सकते आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो ये दावा करती है कि वो तो कास्ट कंपोजिशन, जाति, धर्म इस सब में विश्वास नहीं करती। तो फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि इस आधार पर मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, तो ये उनकी जो है सिद्धांत, अपने सिद्धांत से ही एक तरह से प्रतिरोध है उनका। और ये तो वो दावा करते हैं, रोज बयान भी इसी आधार पर देते हैं। दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो है जो मूल तत्व है, ये क्षेत्र ये इसकी कोई भी परिभाषा आप गढ़ लें, मूल रूप से तो उन लोगों को पुरस्कृत किया गया है जिनका जो है एक चुनी हुई सरकार को गिराने, अपदस्थ करने और अपनी जो है मान सम्मान पार्टी की हत्या करने का जो है पुरस्कार जिन्हें दिया जाना जरूरी हो गया है, जो सौदे के चुकारे जरूरी हो गए हैं। जो मूल तत्व वो है, अब उसको आप डिफाइन किसी तरीके से भी कर लीजिए कि ये क्षेत्र, एक वो क्षेत्र। आपका क्या कहना है कि ये जो 6 मंत्री आपके यहाँ से छोड़ के गए थे उनको नहीं बनाना चाहिए? मैं तो ये कहा नहीं, मैंने तो कहा कि जब सौदा किया है तो चुकारा भी करना पड़ेगा। तो ये सारा प्रदेश जानता है और ये सारा प्रदेश समझता है इस बात को। चुकारे हो रहे हैं, चुकारे जनता की जेब से हो रहे हैं, जनता की कीमत पर हो रहे हैं। क्या जो है इस बात की प्रतीक्षा की जानी चाहिए थी कि जब जो है इंदौर में 1000 का आंकड़ा पार कर दिया जाएगा तब हम जो है इंदौर से किसी को मंत्री बनाएंगे?
इसकी प्रतीक्षा की जानी चाहिए थी क्या? कितने इसके लिए सफाई दोगे आप? लॉकडाउन से लेके दुनिया भर की। आज वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम बैठी हुई है और वो देख रही है आप जो है कि आपके हाथ से जो है पूरे इंदौर फिसल चुका है और उसको दखल करना पड़ा है, और आप जो है मतलब पूरे देश में नंबर 3 पर बैठे हुए हैं। तो ये इन चीजों पर क्या विचार होगा कि नहीं होगा कि सिर्फ जो है राजनीति की बातें होती रहेगी? तो आपको क्या लगता है कि मंत्रिमंडल का गठन हो जाता तो कोरोना का संक्रमण खत्म हो जाता? टीम बढ़ जाती, आपके हाथ बढ़ जाते, आपके काम का जो है तरीका बढ़ जाता। आज आप बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम जो है इंदौर में बैठी हुई है और आपका PS, ACS हेल्थ और हेल्थ सेक्रेटरी भोपाल में बैठे हुए हैं। इनने क्या एक भी दौरा किया है इंदौर का? ये जरा पता तो करिए आपसे मैं निवेदन करूं, आपका इतना प्रसिद्ध चैनल है, आप इतनी महत्वपूर्ण खबरें लेकर निकाल कर लाते हैं जी। इतनी बड़ी खबर दिखाई नहीं पड़ रही यहाँ पर कि जब चीफ सेक्रेटरी को तो भेजा जा सकता है इंदौर, लेकिन जो है हमारा ACS हेल्थ और हमारा जो है हेल्थ सेक्रेटरी भोपाल में बैठा हुआ 1 महीने से। ये जो आज परेशानी जो खड़ी हुई है सामने, ये जो है ये प्रशासनिक चीजें दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो कोई माइक्रोस्कोपिक चीजें तो है नहीं कि इसके लिए बायनोकुलर लगाना पड़ेगा। ये हम व्यवस्था कौन सी कर रहे हैं? हम सारी भूपेंद्र जी, जो इंदौर की स्थिति है वही स्थिति जयपुर और मुंबई की भी है जहां कांग्रेस की सरकार है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि अगर पूरी सरकार होती, पूरा मंत्रिमंडल होता तो स्थिति काबू में आ सकती थी? आपको भी ध्यान गई है कि आप जो है आप लोगों को इस बात की आदत पड़ गई, माफ कीजिए, कि अगर कहीं पर एक बड़ा जो है बम विस्फोट हुआ है तो किसी दूसरी जगह के बम विस्फोट से उसकी तुलना करके हम उसको 0 कर दें। ऐसा मत कीजिए भगवान के लिए, ये देश है। सुनिए आप, इसमें कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सरकार की अक्षमता और दक्षता की बात कर रहा हूँ। आप फिर जब आप में हिम्मत हो तो आप ये बोलिए कि साहब नमस्ते ट्रम्प हुआ था इसलिए जो है अहमदाबाद नंबर 2 पर बैठा हुआ है देश के अंदर। बोल सकते हैं क्या? जो आपने कहा ना इंदौर की स्थिति, भगवान के लिए आप ऐसी तुलनाएं मैंने बीजेपी का नाम नहीं लिया, ये आप ले रहे हैं। भूपेंद्र जी, आपने कहा कि इंदौर मैंने आपको बताया केंद्रीय दल इंदौर के अलावा जयपुर भी गया है। मत करिए, केंद्रीय दल जयपुर भी गया है। अब आप ये छोड़ दीजिए पंडित जी, आप ये बातें छोड़ दीजिए। नहीं, हम क्यों छोड़ दें भाई, हमारा काम है सवाल करना। हमने यही आपको हाथ दिलाया है कि केंद्रीय दल जयपुर भी गया है। आपका काम है सवाल पूछना, ट्विस्ट करना नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ प्रशासनिक मशीनरी की और आप जोड़ रहे हैं कांग्रेस बीजेपी से। बताइए, मैंने कहा नहीं, आपने कहा कि केंद्रीय दल इंदौर आया है तो केंद्रीय दल जयपुर भी गया है। क्यों बैठा हुआ है? केंद्रीय दल जयपुर भी गया है, मैं ये बता रहा हूँ आपको। अरे भाई, मैं तो आपसे जो मैंने जो प्रश्न रखा वो ये रखा कि जब चीफ सेक्रेटरी जा सकता है तो जो है हेल्थ महकमे के सबसे बड़े अफसर क्यों भोपाल में बैठे हुए हैं? मैं ये बात कर रहा हूँ। आप कहाँ बीजेपी में घुसेड़ रहे हैं, कांग्रेस में घुसेड़ रहे हैं? त्रिपाठी जी, भूपेंद्र जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पे। जी धन्यवाद। दल का आज गठन होने वाला है, आपकी भी राय जानना चाहूंगी। जी, निश्चित रूप से इस गठन का इंतजार हो रहा था जी, और क्योंकि मध्य प्रदेश पर काम चुनौती बहुत बड़ी है कोरोना की जी, तो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री जी को अपने कुछ सहयोगी भी जरूरत थे और फिर मंत्रिमंडल का गठन होना भी था। इसलिए आज संभवतः 5 लोग लिए जा रहे हैं और मैं समझता हूँ इससे सरकार जो लड़ रही है कोरोना से तो उससे उसमें मदद मिलेगी। जी बिल्कुल। भूपेंद्र जी हमारे साथ हैं। रमेश जी, भूपेंद्र जी का कहना है कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी उनको उपकृत किया जा रहा है। भूपेंद्र जी, मैं गलत सवाल तो नहीं कर रहा हूँ? आप गलत सवाल कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि जो सौदा हुआ उसका चुकारा हो रहा है। आपको सीधी बात आप क्यों नहीं बोल पा रहे? मुझे तो आप चुकारा की जगह मैंने उपकृत शब्द कह दिया इसलिए। नहीं तो आप जो ये उपकृत नहीं हो रहे हैं, ये कोई उनके ऊपर एहसान नहीं हो रहा है, ये तो उनके साथ डील हुई है, उसका चुकारा हो रहा है। आपको ये कहने में क्यों झिझक हो रही मुझे नहीं मालूम। आपको मैं बहुत बहादुर पत्रकार समझता हूँ। मैंने बहादुर तो आप है प्रवक्ता, हमें तो आप डरपोक पत्रकार ही समझिए। लेकिन मैंने उसको दूसरे शब्दों में चुकारा आप मेरे शब्दों को भी चेंज कर रहे हैं। प्रभु मेरी रक्षा करो, आप ऐसे मत करो यार। नहीं, मैं चुकारा शब्द नहीं उपयोग कर सकता, मैं उपकृत शब्द। रमेश जी की टिप्पणी जान ले, रमेश जी की टिप्पणी जान ले। देखिए भूपेंद्र जी बहुत सीनियर कांग्रेस के नेता हैं और प्रवक्ता भी बहुत अच्छे हैं और उनके साथ भी बहुत अच्छे हैं
और विशेष बात यह है कि भूपेंद्र जी अध्ययन भी खूब करते हैं और मित्रता भी निभाते हैं। तो अब वो चूंकि अब एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, तो वो उनका दायित्व तो है कि इस वक्त सरकार पर और मंत्रिमंडल पर हमला करें, वही उन्होंने किया हुआ है, तो उस पर तो कुछ कहना नहीं। मोटे तौर पर देश में ये बना हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति दल बदल करके जाता है तो उसको हर पार्टी तवज्जो देती है, लौट कर आ गए फिर चले गए, फिर आ गए फिर चले गए, तो वो तो ये रिवायत है पुरानी और इसको कोई इसमें नया नहीं है। और स्वाभाविक रूप से जिन दो लोगों को लिया जा रहा है, मैं समझता हूँ व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन पर भूपेंद्र जी भी, जैसे सिलावट जी को या गोविंद राजपूत पर व्यक्तिगत जीवन पर भूपेंद्र भी कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। एक साफ सुथरे लोग हैं और अच्छा मंत्रिमंडल चलाते हैं, और मैं समझता हूँ जमीन से जुड़े हैं दोनों के दोनों। और मैं समझता हूँ चयन जो अभी 5 लोगों का हुआ है, तो मेरी दृष्टि से तो ठीक ही चयन हुआ है। आगे और देखते हैं क्या क्या चयन होता है। बीजेपी में शामिल हुए थे तब भी आपका यही कहना था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के हैं तो वो बीजेपी में जाके काम नहीं कर पाएंगे, बीजेपी वाले उन्हें ढंग से काम नहीं करने देंगे। अब जब मान और सम्मान उनको बीजेपी में मिल रहा है तो भी आपको दिक्कत है, आप कह रहे हैं कि सौदा किया है तो कीमत चुकानी पड़ेगी। ये मुझसे पूछा आपने क्या? जी आपसे। मुझे किसी को मान सम्मान देने में मैं कौन होता हूँ आपत्ति करने वाला? मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं की। ये बगैर मान सम्मान थोड़ी कोई एक मंत्रिमंडल के गठन में किसी को स्थान देना, ये मान सम्मान का विषय थोड़ी है। ये सरकार की जो है फंक्शनिंग का अपना मसला है और मैं उस पर सवाल उठा रहा हूँ। मैं अभी फिर भी सवाल उठा रहा हूँ, जैसे उठाने में आप लोग डाइवर्ट कर रहे हैं कि आज जब इतनी विकट परिस्थिति है इंदौर में, एक दिन पहले तुलसी सिलावट जी ने सवाल उठाया कि इंदौर को 10,000 किट्स की जरूरत है और वहाँ पर नहीं पहुंची है अभी तक। ये नहीं तुलसी सिलावट ने कल बयान दिया है ना इस सरकार के खिलाफ। इस सरकार पर सवाल तो ये जो है, इसीलिए तो चुकाने की परिस्थितियां पैदा हुई हैं। और ये कहाँ से तुलसी सिलावट जी 1 महीने से इंदौर की परिस्थिति बिगड़ रही है। कल ही परसों ही इन्होंने दबाव क्यों बनाया? ये सवाल क्या जनता नहीं पूछेगी, या जनता पढ़ नहीं रही इन खबरों को, या जनता को दिखाई नहीं पड़ रहा? कितना चीजें हम छुपा लेंगे? ये जनता की आंखों में दिखाई पड़ रही हैं चीजें। और दूसरी चीज में जो सबसे बड़ा प्रशासनिक सवाल उठा रहा हूँ, जिसका कोई राजनीति से संबंध नहीं है, कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं वो भोपाल में बैठे हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी को भेजने की बातें हो रही हैं इंदौर में। ऐसा क्यों? कौन सा अमृत चखाया गया है? आपको ये बात तो बतानी पड़ेगी ना लोगों को। देखिए, और ये सवाल अगर हम खड़ा नहीं कर सकते तो हम फिर प्रशासनिक व्यवस्था और उसकी चर्चा ही नहीं करें। पूरे देश को राजनीति, आलू में भी राजनीति कर दें, बैंगन में भी राजनीति कर दें, भट्टे में भी राजनीति करें, यही करें बैठ के। भाई कोई एक सिस्टम है, वो सिस्टम एपरेटस जो हमारा काम नहीं कर रहा है, तो उसमें कौन सा नट ढीला, हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे क्या? ये बात हम कर रहे हैं, सिंपल सी बात कर रहे हैं। उसको अब इतनी घुमावदार पिच पर स्विंग डालने से कोई मतलब ही नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ त्रिपाठी जी, भूपेंद्र जी ने, चूंकि उनको सरकार का भी अनुभव है और वो इस बात का अच्छी तरीके से जानते हैं कि कई वक्त जब भी आपदा आती है तो उसमें चाहे राजनेता हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, एक कलेक्टिव जिम्मेदारी से काम लेते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो हेल्थ के सेक्रेटरी हैं वो पूरे मध्य प्रदेश की मॉनिटरिंग यहाँ बैठ करके कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से अगर वो इंदौर जाते तो कहीं ना कहीं उनका टाइम कुछ कम होता, किसी दूसरे व्यक्ति को जाना चाहिए था। और फिर इंदौर वो शहर है देश के जिन 3 शहरों में इस कोरोना का बहुत कहर है ज्यादा, जैसे जयपुर हुआ, दिल्ली हुआ, इंदौर हुआ, जिन 3 शहरों में मतलब ये देश के टॉप 3 ऐसे शहर है। इसमें मैं समझता हूँ चीफ सेक्रेटरी अगर खुद जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ इसका तो स्वागत किया ही जाना चाहिए, कि उसको देखा जाना चाहिए आखिर क्या ऐसी वजह है कि मध्य प्रदेश में इंदौर इतना हाइट पर चला गया। यानी टॉप 3 जो सिटी है देश की, उनमें एक चला गया, तो उसमें कुछ ना कुछ कारण तो होगा। और चीफ सेक्रेटरी के जाने से मैं समझता हूँ वहाँ का प्रशासनिक अमला भी उसमें तेज होगा। और इंदौर के तुलसी सिलावट चीफ सेक्रेटरी भी नहीं गए। आपसे निवेदन करूं कि अभी तक चीफ सेक्रेटरी भी नहीं गए। मैं ये आपको निवेदन करूं, बातें ही हो रही हैं। और दूसरी चीज ये है कि देश में जो प्रमुख रूप से जो टॉप कर रहे हैं शहर, उन टॉप शहरों में वो शहर भी टॉप पर है जिसमें नमस्ते ट्रंप हुआ था 24 फरवरी को। इसका दोष किसके सर पर मढ़ेंगे हम? ये जहाँ पर गरीबी छुपाई गई थी दीवारें बनाकर, वो शहर भी इसमें शामिल हैं। तो ये जो है इन पर राजनीति से हटके विचार होना चाहिए। इनकी प्रशासनिक और एक जो एक हेल्थ डिजास्टर है
और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस पर विचार होना चाहिए। इसमें जो है हमको विशेषज्ञों को शामिल करना चाहिए और ये बात आनी चाहिए सामने। इसमें नेतागिरी करने से क्या फायदा? कांग्रेस बीजेपी चूल्हे में गई, कांग्रेस चूल्हे में गई बीजेपी। अभी तो देश बचाने की बात है, मानवता बचाने की बात है, उसको उस रास्ते पर हम चले। ये मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि कौन कहाँ पर क्या कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ व्यवस्था की, सिस्टम की, और उस सिस्टम की बात को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपको बात उचित लगे आप सहमत हो सकते हैं, अनुचित लगे आप सहमत नहीं हो सकते, लेकिन ये बात हमें सोचनी पड़ेगी कि हमारा जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो रहा है, तो हम जो है कहाँ पर त्रुटियां कर रहे हैं उनको सुधारने का समय है। ये बहस करने का समय नहीं है कि तुमने भी तो करी थी गलती, तुमने भी तो जो है उस दिन थाली में चावल खा लिए थे। ये करने का समय नहीं है। जो लोग ये कर रहे हैं उनका भी इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि वो बराबरी के दोषी हैं। ये इक्वल टू मत करिए। भूपेंद्र जी, एक सवाल हमारा है। रमेश जी, भूपेंद्र जी से एक सवाल मेरा है। जी भूपेंद्र जी जी सर जी। जो आप बिल्कुल कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति करनी भी नहीं चाहिए। आप नमस्ते ट्रंप की बात कर रहे हैं, तो अहमदाबाद में 1253 केस है अभी तक टोटल, 38 मौतें हुई हैं। उससे भी कहीं गंभीर इस समय इंदौर की स्थिति है, आप भी जान रहे हैं, अनुपात एवरेज के अनुसार। लेकिन यहाँ जो आपने किट की बात कही कि उन्होंने कहा 1000 किट की जरूरत है, नहीं पहुंची। 10,000 आप जीरो मत घटाइए। हाँ, 10,000 की आवश्यकता श्री तुलसीराम सिलावट जी ने कही। हाँ, तो आपको ये खुद मालूम है कि ये किट क्या उपलब्ध है? इतनी जिस तरह से किट की उपलब्धता हो रही है उस तरह से किट भेजी जा रही है। चलिए आप मेरे से एक जरा सी बात सुन लीजिए। आपका बहुत आभार कि आपने सही लाइन पर डिबेट डाल दी। 500 रुपट्टी की किट आती है एक। क्या भारत इतना गरीब हो गया है कि 500 रुपट्टी की एक किट नहीं दे सकता अपने डॉक्टर्स को? 800 डॉक्टर कुल मध्य प्रदेश, सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए, मुझे कर लेने दीजिए, आपको फिर बाद में आप प्रश्न। मध्य प्रदेश में कुल 800 से 1000 डॉक्टर काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है। इतनी छोटी सी जो है हमारी टीम है जो ये संघर्ष कर रही है। क्या आप एक 500 रुपट्टी इंटू 1000 कर लीजिए, रोज आपको देनी है अगर किट दिन में 2 बार भी, तो आप जो है क्या ये किट देने की स्थिति में मध्य प्रदेश नहीं है? क्या देश की सरकार नहीं है? इसमें पूरे देश की स्थिति है। आपका उत्तर हो गया तो सुन लीजिए मुझे, आपका उत्तर हो गया ना। अरे साहब मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी है। पूर्व सांसद आलोक संजर जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। जी नमस्कार जी। त्रिपाठी जी आपसे सवाल करना चाहते हैं। त्रिपाठी जी नहीं, अभी तो संजय जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ, 2 मिनट रुके। भूपेंद्र जी से एक सवाल है हमारा। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं। भूपेंद्र जी, आपने कहा कि 800 से 900 डॉक्टर हैं। आप ये जानते हैं पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है क्या? पैरामेडिकल स्टाफ को नहीं देनी है किट क्या? भैया बिल्कुल देनी है। जवाबदारी किसकी है? नहीं दोगे क्या? पैरामेडिकल स्टाफ कितना है? आप जो भैया आप जो कोई दुनिया में अजूबी चीज है क्या? जरा से उससे काय से बनती है, आप ये तो पता कर लें। हाँ, तो ये भी तो आप जान रहे हैं, आप बनवा सकते हैं इसी प्रदेश में। उसका कोई जो है वो बड़ा भारी काम नहीं है। जैसे मास्क बनने चालू हो गए लेकिन वर्तमान स्थिति लॉकडाउन में किस तरह से बनवाएंगे, कैसे बनवा रहे हैं? नहीं बनवाएंगे? यही तो काम प्रशासन का है कि वो इसको रेगुलेट करे। वो क्या उनको 5-5 लाख रुपए तनख्वाह क्या दफ्तर में बैठने की दी जाती है, इसीलिए दी जाती है। क्या वो प्रशासनिक अधिकारी? अरे सुन लो साहब, आप किसके वकील हैं? आप प्रशासन के वकील हैं क्या? अरे हम प्रशासन के नहीं, हम आपसे एक सवाल, वाजिब सवाल कर रहे हैं कि जो 5 लाख तनख्वाह पाल रहे हैं वो किट मिलेंगे क्या? तो जवाब भी तो पूरा करने दो। जवाब आपका बहुत लंबा चलेगी, जैसे घुमा दे रहे हो आप। मेरा जब जवाब पूरा हो जाए आप मुझे अच्छा कुचल के मारना, लेकिन मगर भैया बोलने तो लो, बोलने तो थोड़ा सा छोटा जवाब दीजिए ना भूपेंद्र जी। अरे भाई, जब जो चीज जितनी बड़ी है मैं कैसे छोटी कर दूं? आप बता दो। आप उसका अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा। कल आपकी बाइक ले लेके लोग मेरी सुताई चालू कर देंगे। मेरी चलिए अब आपका उत्तर संजय जी देंगे। संजय जी सुन लीजिए भूपेंद्र जी क्या बोल रहे हैं। संजय जी सुन लीजिए भूपेंद्र जी क्या बोल रहे हैं। हाँ सुन रहा हूँ ना, बताइए। हजारों आशा कार्यकर्ता जी, हजारों बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के, बिना किसी उसके घर घर घूमकर सर्वे कर रही हैं। आप क्या एक्सपोज, उनको किस चीज से एक्सपोज कर रहे हैं?
उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या हम जो है ये सब चीजें करने की स्थिति में नहीं है? अगर जनता से सरकार सहयोग मांगेगी, जनता जो है किट बनवा के दान कर देगी डॉक्टरों को। इतने ऐसा प्रचार किया जा रहा, किट 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 किट, जैसे जो है सोने का अंडा है किट, 500 पट्टी की किट आती है। ये जो सरकार ये जो अजूबा बना रही है पूरे हिंदुस्तान में, इस अजूबे से बाहर निकलना पड़ेगा हम सबको, और हमको जो है उसकी व्यवस्था जमानी पड़ेगी। ये कोई बड़ा ऐसा यूनिक आइटम नहीं है जो आसमान से आता है, मंगल ग्रह से आता है। इसी दुनिया में बनती हैं सब चीजें, और अपने देश में बन सकती हैं ये चीजें। जब हम वेंटिलेटर बनाने में जुट गए हैं तो किट बनाना कोई बड़ा भारी काम है क्या? लेकिन हम उसको हवा बना रहे हैं, हम उसको ऐसे बना रहे हैं जैसे किट लानी है तो अभी मंगल ग्रह से लानी है। ऐसा कुछ नहीं है। और ये व्यवस्था बनाना जो प्रशासन का काम है, सरकार का काम है, शासन का काम है आदेश देना। मुख्यमंत्री आदेश देता है कि ये व्यवस्था करिए, ये व्यवस्था करने वालों का काम है। हम व्यवस्था करने वालों की सफाई में क्यों खड़े हुए? जिनका काम है उनसे काम करवाना है, ये काम है मुख्यमंत्री जी का, ये काम है मंत्रिमंडल का। तो वो काम जो है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। भूपेन जी, अब उत्तर देने दीजिए ना आलोक संजय जी को। जी जी जी, कोई बात नहीं, बिल्कुल दें, जरूर दें। जी संजय जी। पहले तो त्रिपाठी जी, संकट काल है, और मैंने जो अपने जीवन में देखा कि सरकार में जब रहते हैं तब सब दूसरे होते हैं, और सरकार के बाहर होते हैं तब सब दूसरे हो जाते हैं। जब मालूम पड़ गया था कि कोरोना की उपस्थिति हो गई है, प्रवेश हो गया है, तब आईफा अवार्ड की तैयारी चल रही थी। सरकार को कैसे बचाए उसकी तैयारी चल रही थी। रिकॉर्ड निकाल के आप देखोगे तो सिर्फ एक जिले में 2-2 लोगों के लिए कहा गया था कि वो जो टेम्परेचर मशीन है वो 2 दी जाए और 2 पीपीटी किट दिए जाए। ऐसी स्थिति में तब इनकी क्या स्थिति रही होगी, तब इस बारे में चाहे कांग्रेस के लोगों ने चर्चा करी थी। लेकिन हम इन सब बातों को भूलकर मेरा तो ये कहना है कि अभी सबको जवाब जरूर ले लीजिएगा मेरे से, मैं इसका जवाब दूंगा अगर आप मुझे। लेकिन उनकी आने तो दीजिए भूपेन जी, उनको बात तो पूरी होने दीजिए। हाँ नहीं, बात पूरी कर लें, मैंने आपको रिक्वेस्ट डाली है। जी जी संजय जी, स्थिति ये है कि हर व्यक्ति चाहे वो कोई भी हो, यदि उसमें थोड़ा सा भी अपने अंदर ये है कि मेरे को मेरा राष्ट्र है, तो वो इस लड़ाई से लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गैर सरकारी हो, सरकारी हो। और आज इसी बात का आह्वान भी सब जगह किया जा रहा है। लेकिन है कुछ लोग जो इस सब बातों को नजरअंदाज करते हुए अपना जीवन जीना चाहते हैं, वो अपने तरीके से जीवन जीना चाहते हैं, उसके कारण ये समस्या खड़ा हो रही है। जहाँ तक सवाल है, आज डॉक्टर्स लोगों ने भी अपने जान भी दी है, पुलिस प्रशासन में लगे लोगों ने अपने प्राण दे दिए हैं। कितने ही लोग जो नगर कर्मी जो जीवन लगा के काम कर रहे हैं, जिनको मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ। अभी तो एक छोटे से छोटे व्यक्ति की सराहना की और उसका मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है, और इसलिए आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, मैं प्रणाम करता हूँ कि इसके माध्यम से, समाचारों के माध्यम से जो लोग घर में बैठे हुए होते हैं, वो लोग जब देखते हैं तो कहीं उनको भी मन में लगता है कि हाँ, हम कहीं पीछे न रह जाएं, और इस समाज सेवा में सबको आगे आना ही चाहिए। तो अभी तो सब बातें मेरी दृष्टि में तो सब गुण है। राजनीति करने के लिए बहुत समय है, हम जीवित रहेंगे तो राजनीति करेंगे, समाज बचा रहेगा तो हम सब कुछ कर लेंगे। तो अभी तो कुल मिलाकर ये लगता है कि सबको मिलकर हमको काम करना चाहिए। और समय तो ये कहता है कि जो भी नेतृत्व करता है, जो कह रहा है, कोई भी दल का हो, वो जो नेतृत्व करता कह रहा है तो वो सोच समझ के लोगों से चर्चा करने का निर्णय कर रहा है। संजय जी, यहाँ मुद्दा दूसरा था। मुद्दा संजय जी यहाँ ये है, भूपेन जी से इस मुद्दे पे जोड़ा गया था, रमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं इस बात पे कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार पहले हो जाना चाहिए था, लेट हो रहा है। साथ ही हमने उपकृत शब्द कहा था, भूपेन जी चुकारा शब्द कह रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जो तय हुई थी, डील हुई थी, उसका चुकारा कर रहे हैं। 5 में से 2 सिंधिया समर्थक जो मंत्री रहे हैं वो आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप संजय जी? देखिए, जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले तो जो संकट था उसको दूर करने का काम था। और मैं तो शिवराज जी की तारीफ करना चाहूंगा, भले ही कोई करे या नहीं करे, लेकिन मैं तो जरूर ये कहूंगा कि उस दिन जिस दिन उन्होंने शपथ ली और शपथ लेने के बाद वो अपने घर नहीं गए, सीधे सचिवालय गए, वल्लभ बैठ के उन्होंने तुरंत अपडेट देना शुरू किया। उसी दिन से ये मैं गर्व से कह सकता हूँ कि 18 घंटे वो व्यक्ति काम कर रहा है। तो पहले महत्वपूर्ण ये था कि लोगों की जान बचे, कि पहले महत्वपूर्ण था कि मंत्रिमंडल का निर्माण करें। राजनीति में आपको भी पता है, मुझको भी पता है कि कितनी किंतु और परंतु सामने आते हैं, बार बार आते हैं, कॉमा फुल स्टॉप कम नहीं होते। लेकिन शिवराज जी उसके बाद भी यदि ऐसा सुनने में आया है कि मंत्रिमंडल का निर्माण कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि उन्होंने सही निर्णय लिया है। जब उन्होंने देखा कि अब सेटल्ड होना शुरू हो गया है,
तो हमारा सवाल संजय जी कुछ और था, भूपेंद्र जी ने कुछ और कहा है, वो मैंने सवाल किया आपसे। हम रमेश शर्मा जी खैर एक टिप्पणी ले लें भूपेंद्र जी, और भूपेंद्र जी आप उत्तर दीजिएगा आलोक जी का। मैं रमेश जी से टिप्पणी। रमेश जी मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ रमेश जी, हाँ। एक सवाल यहाँ थोड़ा सा एक छोटा सा ये है कि गोपाल भार्गव 1985 से लगातार अजेय है, वो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। ऐसी स्थिति में पहली लिस्ट में गोपाल भार्गव जी का नाम छूटना थोड़ा सा कहीं न कहीं इशारा दूसरी ओर कर रहा है। देखिए, स्वाभाविक रूप से ये बात सही है कि उस पर कई नाम ऐसे हैं जो छूट रहे हैं और जिनको आना चाहिए था, कई नाम नहीं, गोपाल भार्गव जी की केवल बात कर रहा हूँ। 1985 से लगातार है। हाँ, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि पहली लिस्ट में गोपाल भार्गव जी का होना चाहिए था, लेकिन अब उसमें एक समस्या क्या है कि उनको हर संभाग से एक व्यक्ति लेना। तो अब उसमें गोविंद राजपूत अगर आ गए हैं तो फिर गोपाल भार्गव जी को हो सकता है कोई अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए रोका गया होगा, और ये संभव नहीं है गोपाल भार्गव जी से बातचीत करके, क्योंकि गोपाल भार्गव जी जिस तरह के नेता हैं, उन्होंने खुद भी ये कहा हुआ कि नहीं पहले दूसरे लोगों को मौका दें, मैं बाद में आ जाऊंगा, कुछ ऐसा करके। तो उनसे सहमति करके बातचीत करके ये निर्णय हुआ होगा, इसमें कोई शक नहीं कि गोपाल भार्गव जी को लेकर के कई लोगों के मन में ये प्रश्न तो उठा ही है आज के अखबार देख करके। लेकिन रमेश जी, तो फिर ये कहीं न कहीं सिंधिया जी ने चूंकि सरकार आपकी बनाने में मदद की है, इसलिए सिंधिया जी का दबाव है? नहीं, इसमें दबाव का प्रश्न नहीं है। सिंधिया जी भी दबाव बनाने वालों में से नहीं है, और वो अपनी बात उन्होंने रखी होगी, और उनकी बात जो रखी होगी वो खाली भी नहीं होगी। और उसका एक कारण है कि जो सिंधिया जी वहाँ जरूर गए होंगे, कांग्रेस में जरूर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भाजपा के भीतर भी सिंधिया परिवार के प्रति, सिंधियाओं के प्रति कहीं ना कहीं एक आभार का भाव भी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा में कुछ कहने के लिए अतिरिक्त दबाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं समझता हूँ वो जो सामान्य बात कहेंगे वो भी गंभीरता से ली जाएगी। रमेश जी, इस बात को किस रूप में आप देखते हैं कि गोविंद राजपूत तीसरी बार के विधायक और एक 8 बार के विधायक और कई लंबे समय तक मंत्रिमंडल, ऐसी स्थिति में सागर संभाग से गोपाल भार्गव जी बेहतर होते हैं? समीकरण बनेगा, भूपेंद्र सिंह अलग केंद्र है, गोपाल भार्गव अलग केंद्र है, गोविंद राजपूत अलग केंद्र है। इस पर मैं समझता हूँ कोरोना के बाद या मंत्रिमंडल के बाद एक अच्छी चर्चा हो सकती है, क्योंकि इस पर भाजपा की राजनीति में, सामाजिक राजनीति में नए समीकरण उभरेंगे। भूपेंद्र और गोपाल भार्गव जी भले ही एक पार्टी में रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं एक शक्ति केंद्र के रूप में दोनों काम करते हैं। गोविंद राजपूत वहां पर कांग्रेस की सरकार हो या ना हो, गोविंद राजपूत एक शक्ति केंद्र के रूप में काम करते हैं। गोविंद राजपूत की राजनीति का आप इससे अंदाज लगाइए कि उनका विधानसभा क्षेत्र जो है सागर संसदीय क्षेत्र में आता है। सागर संसदीय क्षेत्र में भाजपा केवल यही एक सीट हारी है जिसमें गोविंद राजपूत जीते हैं। तो स्वाभाविक रूप से अब ये राजनीति का त्रिकोण वहां पर बनेगा। इस पर कभी आगे चर्चा कभी कर लीजिए। बिल्कुल, त्रिकोण तो बनेगा ही निश्चित तौर पे। जब इसके पहले बीजेपी सरकार थी तो जरूर वहाँ दो कोण बन गए थे। भूपेंद्र सिंह त्रिपाठी जी आगे कभी इस पर कर लीजिए। आज तो मंत्रिमंडल वो बना रहे हैं, और मंत्रिमंडल बना रहे हैं तो मैं समझता हूँ शाम तक विभागों का निर्णय हो जाना चाहिए, और ये मंत्री किस तरह काम करते हैं अभी आज इस पर छोड़ दीजिए, इसको फिर कभी रमेश जी, लेकिन संजय जी ने जो उत्तर दिया है भूपेंद्र जी, उस उत्तर का उनके उत्तर वो दे रहे हैं, वो तो सुन लीजिए आप। जी मैं सुन रहा हूँ। जी भूपेंद्र जी, तो ये संजय जी ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है, और इसमें संजय जी चूंकि लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, इसलिए मैं उनको ये जानकारी देना चाहता हूँ, और इसको डॉक्यूमेंट्स के साथ वो जब चाहे मैं खुले शास्त्रार्थ के लिए उनके साथ तैयार हूँ। 31 जनवरी को भारत में जो है पहला प्रकरण सामने आया। 31 जनवरी को जो है हिंदुस्तान की सरकार से, हमारी जो है मोदी जी की सरकार ने सारे राज्यों को जानकारी दी कि कोरोना इस तरह से आया है, और इसके बारे में जो हमारे आगे सर्कुलर आएंगे उन्हें आपको फॉलो करना है। अब ये मध्य प्रदेश सरकार में बैठे हुए हैं, सारे कागजात इनके सामने हैं। प्रतीक हजेला जो है 28 जनवरी को सर्कुलर जारी करके प्राथमिक तैयारी की व्यवस्था जमा चुके थे, जिन प्रतीक हजेला को आपने आते से ही हटा दिया है। ये उनकी चिट्ठी निकाल लें। 28 जनवरी को जब मोदी जी ने भी नहीं इस बात को गंभीरता से लिया था, तब मध्य प्रदेश की सरकार ने उसका सर्कुलर निकाल दिया था 28 जनवरी को। ये आप देख लीजिए।
और उसके बाद जो है 13 मार्च तक मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या क्या किया, लॉकडाउन तक के निर्देश जो है, किस परिस्थिति में लॉकडाउन करना, इसके निर्देश भी कमलनाथ जी की सरकार जारी कर चुकी है। ये जो लफाइजी करने से कोई फायदा नहीं होता, डॉक्यूमेंटेड है। आपकी सरकार कमलनाथ जी की सारी चिट्ठियां, उनकी मीटिंग के जो वो है, अगर बहुत शौक है राजनीति करने का, इनको जारी कर दे और जनता को बताए कि ये काम किया कमलनाथ जी ने, बताइए इसमें जो है इनने क्या कुछ भी नहीं किया, तो सारी चीज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये बयान दे के चरित्र हनन का काम करना और अपने पाप दूसरों के सिर पर डालना, ये धंधा बंद होना चाहिए। और इसी बात का मैं निवेदन कर रहा हूँ। मेरे पास सारी चिट्ठियां हैं और मामा जी की बात की भी सारी चिट्ठियां हैं। आप जिस दिन चाहें संजय जी मुझसे खुला शास्त्रार्थ कर सकते हैं, चाहे स्टेज पर चाहे जहां पर। और मैं इसकी दूसरी बात सुन लें, 21 तारीख को जो है कमलनाथ जी ने 20 तारीख को अपनी सरकार से इस्तीफा दे दिया, उनकी सरकार चली गई 20 तारीख को। और 21 तारीख को पहला केस जो है कोरोना का मध्य प्रदेश में पकड़ा गया 21 मार्च को। तो ये कैसे कह रहे हैं कि साहब कोरोना आ गया था और कमलनाथ जी सो रहे थे? ये जरा इसका जवाब दे, इनको शर्म भी नहीं आती ऐसे झूठ बोलने में? नहीं, शर्म वाली बात नहीं। मेरी बात पूरी सुन लीजिए मेरी भाई। 21 तारीख को जबलपुर में पहला प्रकरण पकड़ा गया, इंदौर में तो उसके बाद आए हैं 5 प्रकरण, आपकी सरकार में शपथ लेने के बाद आए हैं। और आप इस बात का जवाब क्यों नहीं देते कि कमलनाथ जिस दिन सरकार छोड़ रहे थे मध्य प्रदेश में एक भी केस नहीं था और आज जो है 1500 केस हो गए। आपकी ये महीने भर की मेहनत है, इसका जवाब नहीं देना चाहते आप। ये मैं दे रहा हूँ जवाब। उसी के साथ जवाब तो सुन लीजिए आप। महीने भर से इसका जवाब दो ना भाई। तो सुन लीजिए, जवाब तो देने दीजिए संजय जी को। देखिए, जो फाइलों में और कागजों में जो होता है उसको धरातल ये सब अभी ये डायलॉग बाजी मत करिए, तथ्य की डायलॉग बात बाजी करिए। भूपेंद्र जी डायलॉग बाजी मत करिए। अरे दूसरी तरफ डिस्कशन जा रहा है। अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन जब आप बात कह रहे हो कि जो आप कोरोना का कह रहे हो कि उनका आपकी सरकार में नहीं था, तो बीमारी उजागर नहीं हुई होती है, धीमे धीमे लोगों को मालूम पड़ा है और आप लोगों ने इसकी चिंता नहीं करी। आपके अधिकारी जो आपके समय में अधिकारी थे उनको पता ही नहीं था। आपके लोग एक महीने से आप क्या कर रहे हैं? चल रही थी, इंदौर में बैठकें हो रही थी लगातार। वही अधिकारी तो आपके पास है भाई, करवा रहे हैं। भूपेंद्र जी आपने कहा तो सुनिए ना उनको। अधिकारी हैं भूपेंद्र जी, आपने कहा तो उनको सुनिए तो। अरे मैं तो सुन तो रहा हूँ भाई। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मैंने कहा ना, जब स्टार्ट मैंने बात करी थी कि सरकार में जब होते हैं तब भूपेंद्र जी के तौर दूसरे थे और आज तौर दूसरे हो गए। यदि ईमानदारी से भी बात करेंगे चलिए तो आप पहले बात पूरी कर लें, फिर मैं बता देता हूँ। आपको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, हम लोग है ना सरकार को बचाने में लगे हुए थे, हमारा ध्यान नहीं था हम कैसे बच जाएं, मध्य प्रदेश की जनता की स्थिति क्या होगी ये बाद में देख लेंगे, पहले हम तो बचें। उस चक्कर में राजा ने अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। यदि कर्तव्य का निर्वहन किया होता तो मध्य प्रदेश हृदय प्रदेश है, यहाँ पर ये स्थिति नहीं निर्मित होती। लेकिन क्योंकि हम अपने आप जिन सामाजिक अपराधियों ने हमारे घर में आग लगाई, अब कोई चिल्ला के कह रहे हैं कि ये अपने घर की आग क्यों बुझा रहे थे, इन्हें तो जो है मोहल्ले में रोटी बांटनी थी। ये जो है कितना जोरदार डायलॉग है, इन्हें शर्म भी नहीं आती कि आप शर्म तो आपको आग लगा दी। बार आपको इस बात की आपत्ति है कि हम अपनी आग क्यों बुझा रहे थे, ये आपको इस बात की आपत्ति है कि हम आपके घर में हम आग लगा देंगे, तब आप क्या करेंगे? आप बता दीजिए भाई कि आपकी सरकार क्या किस काम में लगी हुई थी? आपकी सरकार आप लोग किस काम में? मध्य प्रदेश में 15 महीने मध्य प्रदेश में लगे थे, यही तो बता रहा हूँ मैं। एक अकेला व्यक्ति आज की तारीख में काम कर रहा है, उस पर आप आरोप प्रत्यारोप करते हैं, शर्म की बात करते हैं। मेरे को ये कहना है कि शर्म शब्द आपके मुंह से निकले उसके पहले आप शर्मिंदा हो जाया करिए। अरे भाई, आपने आग लगाई हमारे घर में और कह रहे हैं आग क्यों बुझा रहे थे? बताइए आप, इससे बड़ा हास्यास्पद क्या चीज हो सकती? आपने लगाई भाई, आपने लगाई, कांग्रेस के बड़े नेता लेकर अरे आप लेके गए उनको प्लेन में बैठा के भाई, आपके 3 लोग उनकी सेवा खातेदारी कर रहे थे, मंत्रियों की बेइज्जती कर रहे थे। आपके विधायक कहना है कि मुख्यमंत्री हमसे बात नहीं करते थे और उसके बाद आप खुद लगाते और उसका कहते हैं दूसरे ने आग लगाई। आपने अपने लोगों को संभाल के नहीं रखा। मेरा इसके अलावा कोई मेरा इसके अलावा दूसरा कोई मंत्र नहीं था आपके पास। लूट सको तो लूटो, और इसलिए जब आपके बड़े नेताओं ने आपस में चर्चा करना शुरू करी तो आपस में आपको संवाद नहीं था बड़े नेताओं में, आपके लोग आपस में चर्चा नहीं करते थे। हमने क्या जाके निवेदन करा कि आप सम्मानी व्यक्ति हैं संजय जी, आप बहुत सम्मानी व्यक्ति हैं, आपका मैं बड़ा आदर करता हूँ, मगर 30 दिन में आपने आटा घोटाला कर दिया है। अभी 30 दिन भी नहीं हुए और आपने आटा लूट लिया है।
फिर भूपेन भाई बात कह रहा हूँ, जिससे भी आरोप लगा रहे हो आप, आज ये आरोप नहीं है, ये तो वीडियो पूरे हिंदुस्तान, मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में चल रहे हैं। आपने ये नहीं देखा कि कई जगह, अरे भैया मैं जो कह रहा हूँ, आपने तो 30 दिन भी नहीं होने दिए। मर रहा होता है तो ये नहीं देखता कि 2 रोटी है 3 रोटी है, तब वो ये कहता है इसलिए आपने 2 किलो मार दिया उसमें से, इसीलिए मारा 2 किलो 100 ग्राम 200 ग्राम की जल्दीबाजी हो सकती है। चलिए अमन जी, मुद्दा आप कहीं और जा रहा है। अमन जी, रमेश की टिप्पणी लेकर समाप्त करें। ऊपर भी एक न्यायालय है, जो लोग ऐसे टाइप को, जो ऊपर वाले का न्याय है, हम उस पर विश्वास करते हैं। हमारे सरकार में भूपेंद्र जी, आलोक जी, भूपेंद्र जी और आलोक जी, आप लोग कोरोना को लेकर जो एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उसकी सरकार थी और हमारी सरकार नहीं थी, तो ये सबने देखा है कि जिस समय कोरोना पैर पसार रहा था उस समय आप दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनाने में लगे हुए थे। इस बात को आप लोग नकार नहीं सकते। सर, आपके पास आऊंगी त्रिपाठी जी। इनने हमारे घर में आग लगाई, हम आग बुझा रहे थे। हम तो आपके घर में थे ही नहीं ना। त्रिपाठी जी, आपके पास आऊंगी जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं, जब से यही कहा जा रहा है कि सिंधिया का दबाव बन सकता है, और अब जिस तरह से नाम सामने आए हैं, आगे मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, तो क्या लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रेशर यूं ही बना रहेगा? देखिए अमन जी, इसमें रमेश भी बेहतर टिप्पणी दे सकते हैं, उनसे जरूर टिप्पणी दीजिएगा, लेकिन मेरी टिप्पणी यही है कि सिंधिया जी का दबाव नहीं कर सकते। सिंधिया जी एक समझदार चेहरा है। ऐसी स्थिति में चंबल और ग्वालियर संभाग में आने वाले समय में बीजेपी इनका भरपूर उपयोग करेगी, क्योंकि आगे भी समय है, 2024 में भी चुनाव है, विधानसभा के भी चुनाव होंगे, उपचुनाव भी है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने एक अपना बहुत ही कद्दावर नेता खो दिया है और बीजेपी ने एक अच्छा नेता ले लिया है। क्योंकि सिंधिया खानदान अगर ज्योतिरादित्य जी छोड़ दें तो माधवराव सिंधिया जी भी जनसंघ में आए थे पहले, बाद में वो कांग्रेस में 80 में गए हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी यहाँ कहीं न कहीं सिंधिया जी को दबाव में नहीं, बल्कि उनके मान सम्मान की बात करेगी और उनका उपयोग करेगी आगे चल करके। इसमें रमेश जी भी बेहतर टिप्पणी दे सकते हैं। नहीं, बिल्कुल त्रिपाठी जी, आपने सही कहा। 1971 का चुनाव माधवराव जी ने जनसंघ के टिकट से ही लड़ा था, तो स्वाभाविक रूप से इनके परिवार का फिर आज भी वसुंधरा राजे हैं, यशोधरा राजे हैं, और इसमें दबाव का प्रश्न नहीं है। मान करके चलिए कि ये जो 22 लोग अभी आए हैं, इसमें से कम 10 लोग तो मंत्री बनना ही है। किसमें हो सकते हैं कि 2 अभी बन गए, 2 बाद में बने। इन 22 में से 10 लोग मान करके चलिए, चाहे चुनाव के पहले बन जाएं या उपचुनावों के बाद बने, लेकिन 10 लोगों का अधिकतम इनका मंत्री बन जाएगा। और ये सब इस बात को समझते हैं कि कौन कौन वो 10 हो सकते हैं, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और जितने मंत्री लिए जाएंगे वो अनुभव और काम के आधार पर लिए जाएंगे। बहुत संभव है कि पुराने मंत्रियों में से एक आध मंत्री का चेहरा बदल जाए और नया कोई आ जाए उन 22 में से, तो लेकिन 10 होंगे और उसमें दबाव का प्रश्न नहीं है। ये सबको, कोई भी राजनीतिक दल होता है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, जब भी मंत्रिमंडल बनाती है तो वो सब गणित बिठा करके संतुलन के आधार पर, क्षेत्र का संतुलन हो, नेतृत्व का संतुलन हो, जो बड़े नेता हैं उनका संतुलन हो, वर्ण का सब संतुलन देख करके मंत्रिमंडल बनता है। तो सिंधिया का कोई दबाव का कोई सवाल उठता नहीं है। और वैसे भी अगर आप देखें ऑफ द रिकॉर्ड भी और ऑन द रिकॉर्ड भी, ग्वालियर संभाग में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां भाजपा कांग्रेस से ऊपर महल की राजनीति चलती है। कई बार हमने देखा है कि भाजपा का उम्मीदवार अलग थलग खड़ा रह गया और भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस को जिता रहे हैं, या कांग्रेस का उम्मीदवार अलग थलग खड़ा रह गया और कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा के उम्मीदवार को जिता रहे हैं। उस इलाके में महल की राजनीति चलती है, तो स्वाभाविक रूप से उसके तहत उनके लोग आएंगे। इसको आप दबाव समझ लें या समन्वय समझ लें या संतुलन समझ लें, उनके लोग 10 लोग कम से कम आएंगे। लेकिन ये बात भी है रमेश जी कि पहले आएंगे उपचुनाव के, जब मंत्री रहते हैं वो कोई उपचुनाव लड़ता है तो ज्यादा दबाव रहता है, इसलिए ये मान के चलिए उपचुनाव के पहले ही आएंगे ये सब। ये बिल्कुल मैं आपसे इस बात में भी सहमत हूँ कि उपचुनाव से पहले आ सकते हैं, लेकिन त्रिपाठी जी अपन इस पर अलग से भी चर्चा कर लेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर जो राजनीतिक समीकरण बनेगा उसमें मंत्री बनने और ना बनने का बिल्कुल दबाव नहीं होगा, वो अलग तरह की लड़ाई होगी। करीब 5-7 सीट वहां पर ऐसी हैं जिसमें बिल्कुल अलग तरह की लड़ाई होना है। जी बिल्कुल, इसमें बाद में चर्चा जरूर होगी। जी अमन जी। त्रिपाठी जी, आपसे कंक्लूडिंग कमेंट चाहूंगी लास्ट में। देखिए अमन जी, जो भी मंत्रिमंडल
जैसे थोड़ा सा चौंकाने वाली बात जरूर है कि गोपाल भार्गव जी का नाम ना आना, बाकी ये उम्मीद की जा रही थी, वहीं कमल पटेल जी का नाम आ जाना, तो ये दो चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस तरफ विचार करने की ओर जा सकती है। लेकिन ये पहले से ही तय था कि मिनी कैबिनेट होगी, 6 से 7 लोग होंगे, 5 लोग हो रहे हैं, तो इसमें 5 में अगर पूरी तरह से ध्यान दिया जाए तो इसमें जाति और क्षेत्रीय दोनों का बहुत अच्छा से संतुलन बनाया गया है। उसी आधार पर मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। अब देखना यह है कि ऐसे मौके पे स्वास्थ्य महकमा किसके पास जाता है, चिकित्सा शिक्षा अलग जाएगा, स्वास्थ्य अलग जाएगा, 2 लोग मिलकर काम करेंगे, ये देखना महत्वपूर्ण है। जी त्रिपाठी जी, जिस तरह से आला कमान की मीटिंग्स भी हुई ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में, और लगातार खबरें बाहर आई और ये भी कहा जा रहा है कि आला कमान ही काफी फूक फूक कर कदम रख रहा है ताकि कोई भी नाराज ना हो। देखिए अमन, इसमें ये सवाल कहीं से भी वाजिब नहीं लगता है मुझे कि आला कमान फूक फूक कदम रख रहे हैं। आला कमान के निर्देश होते हैं, फूक फूक कदम रखना है शिवराज जी को, आला कमान के निर्देशों का सही ढंग से पालन करना है। क्योंकि जिस परिस्थिति में सरकार बनी है फिर से शिवराज जी की, 2013 की स्थिति अलग थी, प्रचंड बहुमत था, 2008 की स्थिति अलग थी, पूर्ण बहुमत था, 2003 में प्रचंड बहुमत था। इस बार जोड़ तोड़ की राजनीति के साथ सरकार बनी है, तो फूक फूक कदम मुख्यमंत्री मुखिया को भी तय करना है कि सबका सामंजस्य बिठाना है, और उस सामंजस्य बिठा करके सिंधिया समर्थकों को भी और अपने बीजेपी के जो घाटी लोग हैं उनका वो भी नाराज न हो, इनका कैसे सामंजस्य बिठाना है, ये कठिन चुनौती है। लेकिन इस चुनौती को चूंकि पूरी तरह से संगठन और संघ साथ में है, इसकी चुनौती पार हो जाएगी। हमारे साथ में चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी जुड़े हुए थे, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे और कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, और साथ ही पूर्व सांसद बीजेपी के आलोक संजय जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज जो मंत्रिमंडल का गठन होगा, आपको बता दें कि कई दिनों से अटकलें चल रही थी और साथ ही लगातार कांग्रेस की तरफ से भी ये आरोप लगाए जा रहे थे कि अगर मंत्रिमंडल का गठन पहले होता है तो कोरोना के आंकड़े इतने ज्यादा नहीं बढ़ते। पर बहरहाल आज मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। अब आंकड़े कितने ज्यादा सुधरते हैं और मध्य प्रदेश के हालात कितने ज्यादा ठीक होते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।